हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस पर। आज फिर हम लेकर के आए हैं आपके लिए मंथन सीरीज का एपिसोड नंबर। ये होने वाला है आज का हमारा 10 यानी कि 10 नंबर आज ये होने वाला है। और आज आप इस सबको हमारे साथ करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वीडियो आज आपके लिए काफ़ी दिन के बाद आई है, क्योंकि कुछ दिक्कतें भी होते हैं, तो इसलिए नहीं हो पाया, हम वीडियो नहीं बना पाए थे, इसलिए आज आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, जैसे कि हमारा इसमें आप सभी जानते हैं कि लोअर पीसीएस, एजीटीए वगैरह के एग्ज़ाम और ऑनलाइन भी हो चुकी है इनकी, और एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप ये सभी जानते होंगे। अच्छे से इनकी तैयारी करनी है और हमें अब आपके अच्छा फिर से प्रदर्शन करना है। जैसे हमने लेखपाल में किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। आप सभी जानते हैं कि लेखपाल में 20 में से 17 क्वेश्चन हमने अपने प्रैक्टिस सेट में से फंसे थे, और वैसे ही अब इस पे हमें इसमें से ऐसे ही करना है। अच्छे से एग्जाम को देंगे। और आप सभी जानते हैं, देखिए पैट का नोटिफिकेशन भी आने ही वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप सभी जानते हैं पिछली बार भी उन्होंने लगभग 80-85 दिनों में उन्होंने एग्जाम करा दिया था, यानी कि 3 महीने के अंदर उन्होंने एग्जाम करा दिया था। यानी कि ऑनलाइन के 3 महीने और ऑनलाइन को लगा से 3 महीने तक उन्होंने करना है, और उसके बाद एग्जाम ले लेना है। ज़्यादा वो समय देंगे नहीं आपको भी, इसलिए आपको अच्छे से प्रदर्शन करना है, बस यही हमारा उद्देश्य है। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं ज़्यादा ना करते हुए। कि जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे कि आपका पहला कथन दिया गया है, सआदत खान 1522 ईस्वी मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह, जिसे बोलते थे हम रंगीला, रंगीला के नाम से किसे जानते थे, मोहम्मद शाह, द्वारा अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये हमारा पहला कथन था। बात करेंगे दूसरे कथन की कि इन्होंने नादिर शाह को वादा की गई धनराशि 20 करोड़ रुपए न देने के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। यानी कि इन्होंने वादा किया था नादिर शाह को कि वो 20 करोड़ रुपए उनको देंगे, लेकिन वो ना दे पाए, तो इसलिए उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। दूसरा कथन दिया गया है कि इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि जिस समय नादिर शाह से आक्रमण चल रहा था, तो इन्होंने उस समय अच्छी भूमिका निभाई थी। किन्होंने, किसकी बात कर रहे थे, सआदत खां की। चले और बताइएगा इसमें क्या उसमें आंसर हो जाएगा। आपको कथन देखना है, यह करना है कि विचार इसमें से देखना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। देखिए आगे चलते हैं। अब इसमें ये इसके दिए गए हैं कथन, आपको देखना है, निष्कर्ष करना है, और ये इसमें ऑप्शन बताइएगा कि कौन सा इसमें सही है। हमें सही कथन देखने हैं, बताइएगा और आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें ये दिया गया है कि सआदत खां 1522 ईस्वी में मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह, जिसे बोलते थे रंगीला, के द्वारा अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। देखिए ये जो हमारा वाकई, ये देखिए सूबेदार नियुक्त किए गए थे, लेकिन इनको 1522 ईस्वी में नहीं, ये जो नियुक्त किए गए थे, ये नियुक्त किए थे 1722 में। कब? 1722 ईस्वी में नियुक्त किए गए थे। ये बात हमारे यहाँ आकर के गलत हो जाएगी। वैसे नियुक्त वाकई सूबेदार थे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेट गलत दे रखी है। और बात करेंगे कि इन्होंने नादिर शाह को वादा की गई धनराशि 20 करोड़ न देने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इन्होंने, हाँ, आत्महत्या वाकई करी थी, ये 20 करोड़ रुपए नहीं दे पाए थे, तो ये वाला कथन हमारा सही हो जाएगा। और इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बात बिल्कुल सही है, इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई थी। तो इसलिए हमारा इसमें कथन क्या हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा और तीसरा सही। पहला गलत, दूसरा तीसरा सही। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा इसमें हमारा सही हो जाएंगे। चले आगे देखते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। इसमें देखिए स्टेटमेंट में क्या है ना, क्वेश्चन आपको कई सारे मिल जाएंगे, बस आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा उनको काटने की। आपको सही नहीं देखना, पहले उसको देखो जो गलत है। सही तो अपने आप आ जाएगा, जब आप गलत काट दोगे तो सही तो अपने आप निकल जाएगा। ऐसे ही आपको, वो कहते नहीं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। अगर आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लिया तो ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, आंसर अपने आप निकल जाएगा। चलें आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन को चुने। आपको सही कथन चुनना है। देखिए फिर इसमें वही कथन आए हैं और आपको वैसे ही करना है।
केवल आपको गलत छांटना है, सही अपने आप आ जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू है। दूसरा कथन दिया गया है इसमें, पंचायतों में महिलाओं के लिए भी 50% आरक्षण आवेदन प्रावधान है। महिलाओं के लिए कितना? 50%। और बात करेंगे तीसरे कथन की। तीसरा कथन दिया है कि ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अब इसमें ये आपके कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको लगाना है और ये इसके ऑप्शन है। आंसर दीजिएगा, बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे कि इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू है। ये बात बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे, देखिए पहला वाला हमारा कथन सही हो जाएगा। देखिए अब वो त्रिस्तरीय कौन कौन सी, जैसे कि आ जाते हैं जिला, जिला स्तर पर, फिर इसके बाद जो आते हैं ब्लॉक, ब्लॉक स्तर पर, फिर इसके बाद आती है ग्राम स्तर पर। ये हमारी त्रिस्तरीय प्रणाली है। ये बात आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। आगे चलें, आगे जैसे दिया गया कि पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। देखिए 50% आरक्षण का नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा कथन सही हो जाएगा। यानी कि इसमें 50% नहीं, तो इसमें कितने परसेंट? इसमें हो जाएगा हमारा 33%। कितने परसेंट? 33% का इसमें प्रावधान दिया गया। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे की, कि तीसरे में क्या दिया गया है। तीसरे में दिया गया है कि ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। यानी कि ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि ये सही है या गलत। देखिए जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा ही किया जाता है। आप वोट डालते हैं उसमें, और आपको अच्छे से, जो आपको आपका अच्छा गांव में अच्छे से व्यवस्था करता है, अच्छी देखभाल करता है, तो आप उसको अच्छे से, उसका जब आपको चिन्ह मिलते हैं, चुनाव चिन्ह मिलते हैं, तो आपको उस पर मोहर लगाते हैं और उसको डालते हैं। ये इस तरीके से चुनाव किया जाता है। तो ये हम प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हम अपने स्वयं उसको देख करके डाल रहे हैं। चलिए हम खुद उसको चुन रहे हैं, तो वो हमारा प्रत्यक्ष हो जाता है। आगे चलते हैं। अब अगले बार जैसे हम बात करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारे इसमें से कथन। ये हमारे कथन हो गए, और इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें से कि हमारा पहला और तीसरा, हमारा पहला और तीसरा सही है, और पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत, पहला तीसरा। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। दूसरा वाला हमारा गलत है, उसमें 50% आरक्षण नहीं है। कितना परसेंट है? 33% उसमें आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से इखलास खान का रोजा, जिसे बोलते हैं, रोजे को बोलते हैं मकबरा, कहाँ स्थित है? जैसे कि मुरादाबाद, अमरोहा, बदायूं, संभल, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यूपी ट्रिपल एस 5 ऑप्शन पूछती है, ये मैं आपसे बताता हूँ। आपको इस ऑप्शन पे तब ध्यान देना है कि जब ऑप्शन आपको नहीं आ रहा। ये ऑप्शन बहुत खतरनाक है, इस बात को आप ध्यान दें। ये सही भी है और गलत भी है, इसलिए देखो ऑप्शन तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा। ये ऑप्शन आपको तब चुनना पड़ेगा जब आपके दिमाग में नहीं आ रहा। अब मान लो माइनस में भी नहीं पहुंचाना है, अगर जब नहीं हो रहा तो या तो छोड़ दो, और नहीं तो फिर इसको लगा दो। आगे देखो अब अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन आपके सामने है और आंसर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इखलास खान का रोजा कहाँ पर स्थित है? देखिए ये हमारा स्थित है बदायूं में। कहाँ है? बदायूं। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? जवाहरपुरी। कहाँ स्थित है ये? जवाहरपुरी में ये स्थित है। जवाहरपुरी कहाँ पड़ता है? बदायूं में। बताएंगे कि ये कब बना था। देखिए ये जो बना था, ये बना था 1690 ईस्वी। 1690 ईस्वी में इसको बनाया गया था। 1690 ईस्वी में बनाया गया था। और ये देखिए ईंटों से ही बना है। ईंटों से बना हुआ है ये। देखिए जो हमारा बदायूं है, इसका प्राचीन नाम की बात करेंगे। बदायूं का प्राचीन नाम क्या है? ये एग्जाम में पूछ ले गए हैं कि किसका प्राचीन नाम क्या है। एक दिन हम इनको एक नई से अलग वीडियो लेकर के आएंगे
कि इसमें से कौन सा प्राचीन नाम है, किस किस का प्राचीन नाम क्या क्या है, वो हम आपको सब बता देंगे। इसलिए मैंने एक वीडियो आपको दे रहा हूँ, आएगी 2-4 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगी। जैसे कि विश्वविद्यालय है, आप देख रहे होंगे कि काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं विश्वविद्यालय से। कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ है, किसकी स्थापना कब हुई थी, किसने इसको करवाया बनवाया था, ये सब आपको मिल जाएगा। एक प्रॉपर वीडियो केवल उसी के लिए हम लेकर के आने वाले हैं। 2-4 दिन में वो आ जाएगी और अच्छे से उनको कवर करना है। आप देखते होंगे कि स्टेटमेंट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सही मिलान होते हैं उसमें बहुत पूछ ले जाते हैं कि किसने बनवाया, कहाँ इसकी स्थापना हुई, ये सब हो जाता है। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम क्या है, बोधा मयूता। बोधा मयूता प्राचीन नाम किसका है, ये बदायूं का। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या दिया गया है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से पातालपुरी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आपको बताना है कि पातालपुरी मंदिर कहाँ पर है। जैसे दिया गया है कि जवाहरपुरी, हस्तिनापुर, प्रयागराज, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे पातालपुरी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। आप ऑप्शन पहले देखिए, ऑप्शन को काटना सीखिएगा। देखिए अभी हमने जवाहरपुरी करत पढ़ा था, उसके बारे में। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है, ये मेरठ में पड़ता है। आगरा, आगरा में ऐसा तो कोई मंदिर भी है ही नहीं, तो इसलिए ये सब हमारे अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन बचा कौन सा हमारा इसमें, सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज आप सभी जानते हैं, प्रयागराज जैसे कि इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला ये कहाँ पर है, प्रयागराज में। बात करें अगला क्वेश्चन जाएगी, उत्तर प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में विचार करें। आपको उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में विचार करना है। जैसे कि दिया गया है इसमें पहला कथन कि कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग CWG वायु प्रकार के अंतर्गत आता है। दूसरा इसमें दिया गया है कि प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर और न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। तीसरा दिया गया है कि शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा चक्रवातीय विक्षेप के कारण होती है। बताइएगा इसमें आप कथन कौन सा सही होगा और कौन सा गलत, आपको इसमें नियुक्त करना है और आपको इसमें चयन करेंगे, बताएंगे इसका आंसर। देखिए बात करने वाले हैं हम, जैसे कि इसमें दिया गया है कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग CWG जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है। देखिए ये वाला कथन हमारा सही है, ये वाला कथन हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे कथन की कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर और न्यूनतम मथुरा में होती है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ये बात भी हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे कि शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा चक्रवातीय विक्षेप के कारण होती है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए ये बात सही है, यानी कि ऑप्शन इसमें हमारे तीनों सही हो जाएंगे कथन। ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डी उपरोक्त सभी। देखिए अब इसमें बात कर रहे थे, जैसे कि दिया गया था कि वर्षा के बारे में। जैसे कि वर्षा, देखिए सर्वाधिक वर्षा होती है, देखिए सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए इसमें जो देखिए सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से। किससे होती है सर्वाधिक वर्षा, ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होती है। लगभग कितनी होती है, 85%। कितनी, 85% वर्षा होती है। देखिए इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा
कम होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर दीजिएगा, कहाँ पर स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये आने वाला जो हमें वीडियो आ रही है आपको वहां भी देखने मिल सकता है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर जैसे कि दिया गया इसमें लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ या फिर इनमें से कोई नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ये हमारा स्थित है कहाँ पर, मेरठ। कहाँ स्थित है ये, मेरठ में ये स्थित है, ये आप याद रखेंगे। चलें आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ के लिए इतना ही। जैसे कि दिया गया कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में कवि गंग का जन्म हुआ था। जो कवि गंग है उनका जन्म हुआ था किस शहर में हुआ था। जैसे ऑप्शन दे रखा है इसमें आगरा, और इसमें अगला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने इटावा, लखनऊ, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कवि गंग का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कवि गंग का जन्म हुआ था कहाँ पर, ये हुआ था ऑप्शन नंबर इसमें बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा इटावा में। आपको बताना है कि आचार्य नरेंद्र देव, देखिए इसमें देखिए पहले इनके बारे में बात करेंगे। इनका जन्म हुआ था इटावा में, और जो ये अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। ये अकबर के दरबार में रहते थे, रहते थे कौन, कवि गंग। आपको बताना कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ये हमारा स्थित है कहाँ पर, अयोध्या में। दूसरा सुनेंगे, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है। ये है हमारा कानपुर में। कहाँ पर स्थित है ये, कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये, कानपुर। ये आपको दोनों नोट करनी है। आगे चलेंगे आप अगले क्वेश्चन के साथ। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पायरोफ्लाइट खनिज पाया जाता है। आपको बताना है किस शहर में पायरोफ्लाइट पाया जाता है। ललितपुर, झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन से शहर में पाया जाता है पायरोफ्लाइट। पायरोफ्लाइट किस शहर में पाया जाता है। ये हमारा पाया जाता है ऑप्शन नंबर इसमें जैसे कि दिया गया है कि ललितपुर, झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर। आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर पाया जाता है ये पाया जाता है हमारा झांसी में। कहाँ पाया जाता है, झांसी में ये पाया जाता है। आपको बताना है कि श्रमिक सिटी, श्रमिक सिटी किसे कहते हैं। श्रमिक सिटी, श्रमिक सिटी किसे कहते हैं, ये कहते हैं हमारे खुर्जा, खुर्जा को। खुर्जा कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर। ये कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर। चलें आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेलन घाटी पुरातात्विक स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेलन घाटी पुरातात्विक स्थल के संदर्भ में हमें विचार करना है। बताएंगे जैसे दिया गया इसमें पहला कथन कि यह घाटी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। दूसरा दिया गया इसमें कथन कि यह पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। आपको तीसरा दिया गया कि लोहदा नाला क्षेत्र से अस्थि से बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये हमारा तीसरा कथन है। अब आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा गलत और कौन सा सही है। आंसर बताइएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बात करेंगे कि यह घाटी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये केवल सोनभद्र में ही स्थित होगी जी, ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। और देखिए बात करेंगे कि यहाँ
पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये बात सही है कि हाँ, इनके तीनों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, बेलन घाटी परियोजना से, वहां से बेलन घाटी से। बात करेंगे कि लोधा नारा क्षेत्र से मात्र अस्थि से बनी मात्र देवी की मूर्ति मिली है, ये बात भी सही है। यहाँ से ये मूर्ति मिली थी, मात्र देवी की अस्थि से बनी मूर्ति भी मिली थी। और देखिए ये जो हमारा है राज्य, इसमें सोनभद्र दे रखा है, ये सोनभद्र नहीं, ये देखिए प्रयागराज है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, प्रयागराज। ये हमारा ऑप्शन तब सही हो जाता है। यह है घाटी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसलिए अब ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसलिए हमें आंसर क्या देना पड़ेगा, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दूसरा और तीसरा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुष्यमित्र शुंग और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विचार करें। आपको पुष्यमित्र शुंग और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विचार करना है। जैसे कि दिया गया है कि अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। दूसरा कथन दिया गया है कि यह अभिलेख को उसके राज्यपाल, जो राज्यपाल उस समय राज्यपाल था, धनदेव ने उत्कीर्ण करवाया था। तीसरा दिया गया कि शुंग काल में मथुरा काल का महत्वपूर्ण केंद्र बनाकर उभरा। तीसरा कथन क्या दिया गया है, तीसरा कथन दिया गया शुंग काल में मथुरा कला का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। जो मथुरा कला थी उस समय एक अच्छा प्रदर्शन रहा था मथुरा का, तो वो उस शुंग काल में, तो वो उस समय उभरा था। क्या ये बात सही है या गलत, ये आपको अब चुनना है। इसमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, इसके बारे में विचार करें और हमें आंसर दें। ऑप्शन आपके सामने है और कथन आपके आंखों के सामने, आप दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कितने कराए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ये वाला कथन सही हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे कथन की कि इस अभिलेख को उसके राज्यपाल धनदेव ने उत्कीर्ण करवाया था। किसने करवाया था, राज्यपाल ने, ये भी सही हो जाएगा। बात करेंगे तीसरे की कि शुंग काल में मथुरा कला का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। मथुरा का कौन सा, शुंग काल में मथुरा कला का महत्वपूर्ण जो केंद्र था वो कौन था, वो मथुरा था। तो इसलिए ये वाला कथन भी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारे तीनों कथन सही हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि हमारे सभी कोई ऑप्शन सही है, यानी सभी कथन हमारे सही दिए गए। आगे दिया गया है इसमें अगला क्वेश्चन, 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि किस काल में भारतीय मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ था। आपको बताना कि किस काल में भारतीय मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ था। वाराणसी काल में, मथुरा काल में, लखनऊ या फिर बुंदेलखंड, या इनमें से कोई नहीं। किस काल में हुआ था, सॉरी किस कला में हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि किस कला में भारतीय मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ था। किस कला में भारतीय मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ था। ऑप्शन दिया गया है कि वाराणसी कला में, मथुरा कला में, या फिर लखनऊ कला में, या बुंदेलखंड कला में, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भारतीय मूर्ति निर्माण कला का जो विकास हुआ था, ये हुआ था हमारा किस काल में, ये हुआ था, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, मथुरा कला। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा कला में। ये किसके समय की बात है, ये है कुषाण काल के समय की बात। किस समय की बात है, कुषाण। और उस समय जो राजा कौन था, वो था कनिष्क। कौन था, कनिष्क। कनिष्क के समय की बात है। आगे देखिएगा अगला समय, अगला काल, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि कौशाम्बी स्थल के बारे में कथनों पर विचार करें। आपको कौशाम्बी स्थल के बारे में विचार करना है। जैसे कि दिया गया है कि यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। दूसरा कथन दिया गया है कि यह बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था। तीसरा कथन दिया गया है कि यहाँ से घोसीताराम बिहार के
अवशेष प्राप्त हुए। आंसर क्या होगा, आंसर दीजिएगा। जैसे कि दिए गए कथन की इसमें से एक या दो, दो में से तीन, चार, इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, ये आंसर दीजिएगा। देखिए जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी, कौन, कौशाम्बी। तो ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, ये बात सही हो जाएगी। बात करेंगे कि यह बौद्ध और जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था, बिल्कुल सही बात है, कौशाम्बी तीर्थ स्थल था दोनों का। बात करेंगे कि यह घोसीताराम विहार के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन ये हमारे सही हो जाएंगे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे घोसीताराम विहार, घोसीताराम विहार ये क्या है, ये होता है बौद्ध भिक्षुकों के रहने का स्थान। क्या होता है ये, बौद्ध भिक्षुकों बौद्ध भिक्षुकों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, वो सीताराम विहार कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया कि फतेहपुर सीकरी के निर्माण के बारे में विचार करें। आपको फतेहपुर सीकरी के बारे में विचार करना है। जैसे कि दिया गया कि अकबर ने इसे गुजरात विजय की याद में बसाया था। दूसरा इसमें कथन दिया गया है कि बुलंद दरवाजा इसी के परिसर का हिस्सा है। तीसरा दिया गया कि पंचमहल की वास्तुकला बौद्ध विहारों से प्रभावित है। ये आपको बताना है, आपको बताना है फतेहपुर सीकरी के बारे में और आंसर दीजिएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बात करने वाले हैं, देखिए बात करने वाले हैं जैसे कि अकबर ने इसे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। देखिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था या नहीं, ये आपको तय करना है। अभी अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला कथन कि यह है बुलंद दरवाजा इसी का परिसर हिस्सा है, यानी कि जो बुलंद दरवाजा है वो इसी का हिस्सा है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे कि पंचमहल की वास्तुकला बौद्ध विहार से प्रभावित है, ये बात भी सही है। बात करते हैं, देखिए इसको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, उसकी याद में बनवाया था, नहीं। देखिए इसको इसलिए बसाया था कि यहाँ पर जो शेख सलीम चिश्ती थे, शेख सलीम चिश्ती वो कहाँ रहते थे, फतेहपुर सीकरी में, इसलिए उसको बसाया था, फतेहपुर सीकरी को बताया था शेख सलीम चिश्ती के रहते थे, तो इसलिए इसको बसाया गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में तो बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी। देखिए आप ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। देखिए फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी, 1571 ईस्वी में। किसने, अकबर ने इसकी स्थापना की थी। देखिए फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में हुई थी, अकबर ने इसको बसाया था, इसको फतेहपुर सीकरी को। अब देखिए फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी ही कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आगरा में। कहाँ पड़ता है, आगरा में ही पड़ता है। और देखिए यह मुगलों की राजधानी रही है। मुगलों की राजधानी कब से कब तक रही थी, 1571 से 1575 तक मुगलों की राजधानी रही थी। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये विश्व धरोहर में भी शामिल है। जो पूरा फतेहपुर सीकरी है, पूरा फतेहपुर सीकरी है, ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसको विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, इसको कब शामिल किया गया था, 1986 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। किसको, फतेहपुर सीकरी को। बात करेंगे एक ताजमहल, उसको कब शामिल किया गया था, उसको 1983 में, ताजमहल को 1983 में। आगरा का किला 1983 और आगरा का ताजमहल 1983, तीनों की तीनों विश्व धरोहर कहाँ पर हैं, ये आगरा में ही स्थित हैं। बस फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था और 1983 में आगरा का किला और ताजमहल, इन दोनों को शामिल किया गया था। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश के
किस जिले में सरकारी चमड़ा संस्थान स्थित है? बताइएगा, सरकारी संस्थान चमड़ा कहाँ पर स्थित है? आंसर आपको देना है और सोच समझ कर के आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका दीजिएगा, सरकारी चमड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा लखनऊ, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सरकारी चमड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। कहाँ पर है ये? कानपुर। कानपुर में ये स्थित है। बात करेंगे 1962 की ये बात है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1962 में। अब देखिए आगे, जैसे कि अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन अब कि देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थित है। अब देश की बात है तो आपको बता रहा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारा कहाँ स्थित है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा वी। कहाँ पर? कानपुर में। ये भी हमारा कानपुर में ही स्थित है। आपको बताना है कि चर्म उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि मेगा लेदर पार्क कहाँ पर स्थित है। अगला बताना है आपको कि लेदर फुटवियर पार्क कहाँ पर स्थित है। ये आपको 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं। बताइएगा, चर्म उद्योग की राजधानी किसे कहते हैं? ये कहते हैं कानपुर को। चर्म उद्योग की राजधानी किसे कहते हैं? कानपुर को। आपको बताना है कि मेगा लेदर पार्क कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? रमईपुर में। रमईपुर ये कहाँ पड़ता है? ये भी हमारा कानपुर में ही पड़ता है। आपको बताना है कि लेदर फुटवियर पार्क ये कहाँ पर है? आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर में ये स्थित है, 2 जगह। इन बात को आपको नोट करना है जो मैंने आपको बताई है। दोबारा सुनिएगा, देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर, चर्म उद्योग की राजधानी कानपुर, मेगा लेदर पार्क रमईपुर जो पड़ता है कानपुर में, लेदर फुटवियर पार्क आगरा और कानपुर। ये बात ध्यान रखेंगे। और एक आता हमारा छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ये आपको बतानी है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी वो कहाँ पर है? वो भी हमारी कानपुर में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में, कानपुर में। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर 1966। आगे चले। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्न प्रथा वहां से कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक अभिशाप मानी जाती है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्न प्रथा और वहां से कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक अभिशाप मानी जाती है? बताइएगा। जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर उत्तर मध्य उत्तर प्रदेश या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आया है अन्न प्रथा। अन्न प्रथा का मतलब क्या है? जब आपका चैत्र माह होता है, चैत्र माह आता है, तो उस समय जब फसल कटाई के बाद जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसमें ऐसे ही खुला छोड़ देंगे फसल काटने के बाद, तो उसको अन्न प्रथा ये कहते हैं ये लोग। आगे चलें, अगला क्वेश्चन अगली बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। आप अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि चंद्रशेखर आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे चंद्रशेखर आजाद प्रौद्योगिकी कृषि एवं विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी,
ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। स्थापना की बात करेंगे 1975। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, आगे बात करेंगे आप कि चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आपको बताना है कि चंद्रशेखर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। जैसे कि दिया गया है पीलीभीत, बरेली या फिर उन्नाव या लखीमपुर खीरी या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा स्थित है उन्नाव में। कहाँ पर स्थित है, उन्नाव। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। आगे चलेंगे अब अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ स्थित है। चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ स्थित है, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज या फिर प्रतापगढ़। चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ स्थित है, ये हमारा स्थित है प्रयागराज में। कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगला, अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थित है। आपको बताना है कि चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज या फिर लखनऊ, रायबरेली या फिर वाराणसी, ये इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ पर स्थित है, ये है स्थित प्रयागराज में। प्रयागराज में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में चंद्रशेखर आजाद शूटिंग रेंज स्थित है। आपको बताना है कि चंद्रशेखर आजाद शूटिंग रेंज स्थित है। ये आपको आंसर देना है हमें कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से, क्वेश्चन तो 21 है, लेकिन आपको इन 20 क्वेश्चन में से आपको आंसर देना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। क्योंकि जितने हमने आपको कराए हैं आपको वही बताने हैं और इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। इसलिए आपके 20 क्वेश्चन हैं और जरूर बताना कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और बताना कि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।